हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मैटर्स के ऊपर डिस्कस करूंगी। टाइप ऑफ मैटर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड्स। ओके, मैटर क्या, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक हमारा हो गया सॉलिड का पार्ट, एक हो गया हमारा लिक्विड का पार्ट। तो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मैटर्स। तो मैटर को मैंने क्या बोला, आपने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला हमारा क्या है, सॉलिड, एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा फ्लूइड। अच्छा, अब फ्लूइड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लूइड के दो एग्जांपल्स है ना, एक हमारा हो गया लिक्विड, एक हमारा हो गया गैसेस। तो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अभी पहले एक जनरल डिफरेंस देखते हैं सॉलिड और लिक्विड में। उसके बाद में आपको सॉलिड में भी एक हमारा होता है रिजिड बॉडी, एक होती है हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी। ओके, उसके बाद हम लोग सॉलिड के भी क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर फ्लूइड में भी हमारा आ जाएगा लिक्विड एंड गैस, फिर हम लोग इसका भी क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो आसानी से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। सॉलिड हमारा क्या है, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं इनफ अमाउंट ऑफ, अगर हम लोगों ने इनफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करी, तो ये हमारा क्या होगा, डिफॉर्म होगा। और जब ये डिफॉर्म होता है तो अप टू इलास्टिक लिमिट ये अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। ओके, ये बात तो आपको समझ आती है। और लिक्विड में जबकि हम लोग बात करें, फ्लूइड में बात करें, सॉरी लिक्विड की बात नहीं करते हैं, लिक्विड एंड गैसेस दोनों की बात करते हैं। अगर हम लोग फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में अगर आपने नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स भी लगाया या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेसेस भी डेवलप करी तो भी फ्लूइड में डिफॉर्मेशन हो जाता है और ये अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि ये क्या कर रहा है, अप टू इलास्टिक लिमिट। हम लोग सॉलिड के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं ना। अगर मैं माइल्ड स्टील का आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं तो कुछ इस तरीके से मिलता है। ओके, और यहां तक अगर आप देखते हो तो आपको मिलती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और उसके बाद आपको मिलती है इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट तक हमारा क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। यहां तक अगर आपने मटेरियल में स्ट्रेस लगाई, इसमें स्ट्रेन डेवलप होगी, बट जैसे ही आप लोड हटा दोगे ये क्या करेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस चला जाएगा। जबकि अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। आपने उसमें एक बार शेयर स्ट्रेसेस डेवलप करी, शेयर लोडिंग करी, ओके, वहां पर क्या होगा, फ्लूइड में फ्लूइड हमारा डिफॉर्म हो जाएगा और कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता चला जाएगा और इवन ये अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ओके, तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिखने जा रही हूं, जरा देखिएगा। Solids are the substance which have क्या इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं। which have finite deformation under the action of force and it try to regain its original position after removal of the load. Okay, position after removal of the लोड। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आई होप आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पता होगा, जहां पर अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होता है, हम अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब मैं अगर फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड में हमारा क्या होगा, अगर मैं फ्लूइड की डेफिनेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो फ्लूइड हमारे कैसे सब्सटेंस है, देखिएगा जरा। फ्लूइड्स आर दी सब्सटेंस which have इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन। ओके, यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन मिलेगा आपको, इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ shear फोर्स। ओके, shear फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। ओके, अगर आप नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स भी अप्लाई करोगे ना, आपने एकदम थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स भी अप्लाई कर दिया तो भी फ्लूइड में हमारा डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सॉलिड में क्या होता है, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी रहती है डिफॉर्मेशन के लिए। अगर आपने उतनी अमाउंट ऑफ लोडिंग नहीं करी बॉडी में तो बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं आता है।
ओके सपोज करिए आपके पास कुछ इस तरीके से ब्लॉक है। ओके आपने क्या करा, यहाँ पर आपको एक लोड लगाना है और इसी पर्टिकुलर ब्लॉक को आपको डिफॉर्म करना है इस तरीके से। आपने यहाँ पे कौन सा लोडिंग करी है, शेयर लोडिंग करी है। ओके सपोज कर लिए शेयर लोडिंग आपकी एफ अमाउंट की आपने शेयर लोडिंग करी और आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं डिफॉर्म कर दूं कुछ इस तरीके से। ओके कुछ इस तरीके से डिफॉर्म कर दूं। तो इसको डिफॉर्म करने के लिए क्या ऐसा है कि आपने बस हल्का सा यहाँ पर एक कोई भी रोप यहाँ से अटैच कर दी, आपने एक हल्का सा फोर्स लगाया और ये इस तरीके से डिफॉर्म हो गया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सॉलिड के केस में आपको इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको इसको इस फॉर्म में डिफॉर्म करना है। ओके जबकि यहाँ पर अगर यहीं की जगह यहाँ पर अगर आपके पास कोई फ्लूइड होता, इस तरीके से सपोज कर लीजिए आपके पास कोई फ्लूइड है। ओके आपको यहाँ पर शेयर लोडिंग करनी है तो आपने क्या करा, एक छोटा सा कोई भी फ्लैट प्लेट लेके इसकी सरफेस पर रख दिया और यहाँ पर आपने क्या करा, एक एफ फोर्स लगाया। तो अगर आप नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एफ फोर्स भी लगाओगे ना तो भी यहाँ पर जो फ्लूइड होगा ना वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम लोग मेंशन करते हैं नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, और वहां पर हम लोग मेंशन करते हैं कि हमें इनफ अमाउंट ऑफ लोडिंग करनी पड़ती है डिफॉर्मेशन के लिए। तो ये एक डिफरेंस हो गया सॉलिड और फ्लूइड के बीच में। ओके तो सॉलिड हमारे एक ऐसे सब्सटेंस है जो फाइनाइट डिफॉर्मेशन देते हैं और जब आप लोडिंग हटाओगे, जब आप लोड हटाओगे तो इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जबकि फ्लूइड में क्या होगा, इट इवन यहां पे लिख देते हैं after removal of the load, it will not even try to regain its original position। तो ये हमारी एक बात हो गई सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। उसके बाद थोड़ा सा और आप सोच के देखो, सॉलिड जो होते हैं इनके पास अपना एक वेल डिफाइंड शेप होता है। ओके इनका अपना एक साइज है और इनका अपना एक शेप है, जबकि फ्लूइड के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फ्लूइड हमारा हमेशा शेप गेन करता है कंटेनर का, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपने यहाँ पर कोई सॉलिड का एक ब्लॉक ले लिया इस तरीके से, ओके सपोज कर लीजिए आपके पास ये कोई एक सॉलिड ब्लॉक है, थोड़ा सा आई थिंक नॉइज प्रॉब्लम आपको हो रही होगी, थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई सॉलिड है, तो इसका अपना एक शेप है ना, इसका अपना एक शेप है, इसका अपना एक साइज है। ओके यहाँ पर आप अगर मैं इसको मैं आपको इसको अगर दिखाऊंगी आपको तो आप बोलोगे ये एक ब्लॉक की तरह है, इज जस्ट लाइक अ क्यूब। ओके आप यहाँ पर बोल सकते हो। जबकि अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड अगर आपने इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास कोई कंटेनर है, ओके तो फ्लूइड क्या करेगा, इसके शेप को गेन कर लेगा। ओके गैस होगी तो पूरा कंप्लीटली हमारा शेप गेन कर लेगा, और अगर फ्लूइड होगा यानी लिक्विड होगा तो कुछ इस तरीके से शेप गेन करेगा। मगर फ्लूइड जो है वो हमेशा कंटेनर का ही शेप गेन करता है, जबकि सॉलिड ऐसा नहीं करता है। यहाँ पर अगर आपने कुछ इस तरीके से कोई आपके पास ट्रायंगुलर कंटेनर है तो ट्रायंगुलर कंटेनर का शेप गेन कर लेगा। तो जो आपका शेप होगा कंटेनर का वही शेप हो जाएगा आपके फ्लूइड का। ओके तो ये दो मैंने बेसिक डिफरेंसेस आपको बताए सॉलिड एंड लिक्विड में। अब मैं बात करती हूँ सॉलिड के ही, मैं आपको दो क्लासिफिकेशन दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग दो क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा रिजिड बॉडी। आप दोनों के बारे में सुन चुके हो, एक बार बस देख लो, रिजिड बॉडी एंड सेकेंड इज द डिफॉर्मेबल बॉडी। ओके डिफॉर्मेबल बॉडी। अच्छा रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडी की बात हम लोग करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लोडिंग कर रहे होते हैं, शेयर लोड लगा रहे होते हैं, बेंडिंग कर रहे होते हैं, ट्विस्टिंग कर रहे होते हैं, वहां पर हम लोग बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की। और रिजिड बॉडी की बात हम लोग कहां करते हैं? रिजिड बॉडी की बात हम लोग करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। क्योंकि रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी में कभी भी आप दो मॉलिक्यूल देखोगे, सपोज करो यहां पर आपने कोई दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिए, सपोज दिस वन इज द मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज द मॉलिक्यूल 2। जब आप इस पे लोडिंग करोगे और लोड हटाओगे तो यहां पर ये जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिफिक डिस्टेंस है, सपोज करिए यहां से यहां तक की इनके बीच की जो डिस्टेंस है x है, तो ये x ही रहेगी, ये x चेंज नहीं होगी। इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। और जबकि एक्चुअली में रिजिड बॉडी नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है और इसमें हम लोग लोडिंग कर रहे हैं, सपोज करिए एफ लोडिंग करी, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। जबकि डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, सपोज करिए आपके पास
ये एक बॉडी है, आपने यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लिए, दिस इज मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2। अब आप चले जाओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आपने क्या करा, इसमें बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करा, यहाँ से आपने एक मोमेंट लगाया और यहाँ से आपने एक मोमेंट लगाया। जब आप मोमेंट लगाओगे तो आपको पता है इसमें क्या होगा, इसमें सैगिंग होगी, ये क्या होगा, बीम इस तरीके से बीम हमारी डिफॉर्म कर जाएगी, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर अब जो ये मॉलिक्यूल्स है 1 एंड 2, अभी तक इनके अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने x लेट कर ली, सपोज कर लिया डिस्टेंस x है, तो अब ये डिस्टेंस जो है ये चेंज हो गई, ये x से कुछ x डैश हो गई। बात समझ रहे ना। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है कि डिफॉर्मेबल बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंसेस चेंज होती रहती हैं, जबकि रिजिड बॉडी में क्या होगा, रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज मॉलिक्यूल 1, दिस इज मॉलिक्यूल 2, बीच की डिस्टेंसेस हमारी सेम रहेंगी। सपोज कर लिए ये हमारी x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू L करके कुछ नई पोजीशन मिल गई। तो ऐसे ही हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जब हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तब भी या कोई इंक्लाइंड सरफेस या कोई प्लेन सरफेस पे कोई भी बॉडी रखी होती है, इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और इसमें हम लोग पूछ लेते हैं स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स या काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ओके। तो रिजिड बॉडी की बात हम लोग कहाँ करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कहाँ करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, फिर स्ट्रेसेस देखते हैं और स्ट्रेसेस भी हमारी कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से देखते हैं। मॉलिक्यूल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वही स्ट्रेसेस हो जाता है ना, क्योंकि जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस कैसे हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, वहां पर उस समय इस पे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडी को ध्यान रखोगे। अब मैं करने क्या जा रही हूं, अब मैं फ्लूइड का भी क्लासिफिकेशन करने जा रही हूं, उसे देखिएगा और इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं इसको लिखवाते चल रही हूँ ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाए। तो फ्लूइड को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, लिक्विड, फर्स्ट वन इज द लिक्विड एंड सेकेंड इज द गैस। अब आप थोड़ा सोच के देखो लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ दिमाग में आया आपके, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है, नहीं आया, चलिए आइए हम बताते हैं। लिक्विड एंड गैस में क्या डिफरेंस है, देखिए लिक्विड के पास देखिएगा है फ्री सरफेस, ओके। है फ्री सरफेस का क्या मतलब है, अगर आपने किसी भी ग्लास में वाटर को लिया, ओके, लिक्विड में मैं वाटर को कंसीडर कर लेती हूँ। सपोज करिए आपके पास ये एक ग्लास है, आपने यहाँ पर वाटर लिया, तो सपोज कर लिया आपने हाफ ग्लास वाटर को फिल करा, ओके, तो आपको कैसे पता चला कि ये हाफ ग्लास फिल है, क्योंकि लिक्विड क्या करता है, जब इस पे फिल करेंगे तो लिक्विड अपनी एक सरफेस को शो करता है, इसके पास अपनी एक फ्री सरफेस होती है। आप बता सकते हो कि लिक्विड हमारा यहाँ तक फिल है, इसके बाद इसके ऊपर एयर है, ओके, आप बता सकते हो। अगर आपने ग्लास को पूरा भर दिया तो आप बता दोगे कि लिक्विड की जो सरफेस है वो यहाँ तक है, पूरा फुल है, ओके। तो लिक्विड के पास अपनी एक फ्री सरफेस होती है, जबकि गैस की अगर हम लोग बात करें तो गैस के पास फ्री सरफेस नहीं होती है। अगर आप इस ग्लास में गैस को डालोगे और अगर आपने ऊपर से कवर नहीं किया तो पहली बात तो गैस बाहर निकल जाएगी, रुकेगी ही नहीं इसमें। दूसरी बात, अगर आपने किसी क्लोज कंटेनर में गैस को रख दिया, किसी क्लोज कंटेनर में आप गैस को लिए हुए हो, तो भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास अपना एक मोमेंटम होता है, अपनी एक फ्री काइनेटिक एनर्जी होती है, अपनी एक वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से वो एक प्लेस पे कभी भी नहीं रुकते हैं, एकदम रैंडम मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डज नॉट हैव फ्री सरफेस, ओके। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। अभी हम लोगों ने एक्चुअल में जो गेट एसी वगैरह में जो थर्मोडायनेमिक्स आती है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अभी हम लोगों ने उस पर बात करना भी नहीं स्टार्ट करी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उसको स्टार्ट करेंगे और उससे पहले जब वर्क एंड हीट पढ़ेंगे तो उससे भी कुछ पोर्शन हमारा आता है। बट अभी जो मैं बात कर रही हूँ ये आपका बेस बनाने के लिए बात कर रही हूँ, बेसिक्स आना चाहिए आपको, तो इससे आपका बेस अच्छा बन जाएगा, ओके। तो समझ आ गया, लिक्विड में फ्री सरफेस होगी एंड गैस में डज नॉट हैव फ्री सरफेस, ओके। यहां पर देखते हैं नो शेप, ओके, ओन नो शेप एंड ओन साइज।
लिक्विड के केस में इसका शेप तो नहीं होता है, ये हमेशा कंटेनर के शेप को ही कंसिडर करेगा, जैसे कि मैंने फ्लूइड में बताया, तो फ्लूइड में हमारा लिक्विड भी आ गया एंड गैस भी आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के पास अपना शेप नहीं होता बट अपना साइज जरूर होता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर हाफ वाटर फिल कर रही हूँ तो इसका अपना एक साइज है। ओके, अगर सपोज कर लीजिए इसका वॉल्यूम, पूरे ग्लास का जो वॉल्यूम है वो V है, हमने क्या करा, सिर्फ हाफ ग्लास वाटर फिल करा है, तो आप कह सकते हो जो वाटर का वॉल्यूम है, इस वाटर का वॉल्यूम है आपका V/2। क्यों बता सके आप V/2 है? क्योंकि इसके पास कोई शेप नहीं था, इसने क्या करा, इस ग्लास के शेप को कंसिडर करा। ओके, इस ग्लास के शेप को ऑक्यूपाई करा, तो वाटर का जो शेप हो गया वो क्या हो गया, लिक्विड का जो शेप हो गया वो क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। ओके, क्योंकि इसके पास खुद का अपना कोई भी शेप नहीं है, तो इसने कंटेनर का शेप गेन कर लिया। ओन साइज इस वजह से मैंने बोला क्योंकि इसका जो ये जो पूरा हमारे पास ग्लास था, इसका जो वॉल्यूम था वो V था, बट वाटर ने V नहीं गेन करा, वाटर ने अपना खुद का साइज गेन करा जो कि क्या था, V/2। अगर मैं यहीं पर गैस की बात करूं तो इसके पास भी नो शेप। ओके, इसके पास भी शेप नहीं होता है, क्योंकि आप अगर गैस को इस तरीके के ग्लास में फिल करोगे, ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास एक कोई क्लोज ग्लास है, ऊपर से भी आप लिड लगा सकते हो, कंप्लीटली इसे फिक्स कर सकते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप गैस को रखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शेप गेन कर लेंगे इस पर्टिकुलर ग्लास का। ओके, बट यहाँ पर इसके पास खुद का साइज भी नहीं होता है, नो साइज। क्यों? उसका मैं रीजन बताती हूँ। अगर आप यहाँ पर कुछ चंद मॉलिक्यूल्स भी गैस के फिल कर दोगे ना, तो वो मॉलिक्यूल्स भी पूरे ग्लास के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे कि इस ग्लास का अगर वॉल्यूम आप बोल रहे हो V है, तो इस गैस का भी वॉल्यूम क्या है, V है। अगर आप 8 मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर फिल कर दोगे तो वो 8 मॉलिक्यूल्स भी इस पूरे ग्लास के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको आई होप डिफरेंसेस समझ आए होंगे। फ्री सरफेस होती है, इसके पास फ्री सरफेस नहीं होती है। नो शेप एंड नो शेप, दोनों के पास ही शेप नहीं होता है, दोनों ही कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई करेंगे। इसके पास अपना खुद का साइज होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल वॉल्यूम V था, बट जब हम लोगों ने इसमें हाफ लिक्विड फिल करा तो लिक्विड का जो वॉल्यूम था वो सिर्फ V/2 था। ओके, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, इसके पास साइज भी नहीं होता है। अगर आप कुछ चंद मॉलिक्यूल भी इस ग्लास के अंदर फिल कर दोगे तो वो चंद मॉलिक्यूल भी पूरा वॉल्यूम कवर कर लेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ आई होंगी। आज मैंने ये आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको गैस, लिक्विड, सॉलिड सबकी अच्छी जानकारी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आइडियल गैस इक्वेशन PV = mRT। इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं मिक्सिंग। ओके, मिक्सिंग करेंगे डिफरेंट गैसेस की, O2 को, N2 को, CO2 को, इन सबको आपस में मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद देखते हैं कि इक्विवेलेंट R कितना है। यहाँ पर ये जो R होता है, इस R की वैल्यू देखते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना है, टोटल मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे। और जब सारी गैसेस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी वीडियो को अच्छे से फॉलो करिएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स हैं तो फिर पेपर नहीं निकलेगा। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो फिर सारे पेपर्स आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।